पतली थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल कर्स पुल। महिला की गर्दन छोटी और पतली थी। वास्तव में इसे छूना बहुत अच्छा लगा। हालांकि आदर्श ने एक एडवांस जादूगर की शारीरिक ताकत का इस्तेमाल किया और महिला की पतली गर्दन पर चुटकी काट ली। एक नरम दरार के बाद यह तुरंत टूट गया। महिला प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थी। उसका चेहरा अभी भी डरा हुआ और स्तब्ध दिख रहा था। फिर भी उसका सिर पहले ही एक तरफ गिर रहा था। उसके बाद उसका कमजोर शरीर जमीन पर गिर रहा था। वह युवक के ठीक बगल में गिर पड़ी। उसने शुरू में सोचा कि वह निश्चित रूप से मर गई है। फिर भी एक हंटर आया और उसने उसकी जान बचा ली। वो खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगा। क्या तुम खड़े हो सकते हो? आदर्श ने पूछा। हाँ, वह युवक आदर्श की कल्पना से कहीं अधिक ताकतवर था। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। फिर भी जब उसने अपने परिवार की लाशों को देखा तो वह फिर से रोने लगा। जब उसने आखिरकार अपना ध्यान महिला पर केंद्रित किया तो उसकी आंखें कभी ना बुझने वाले गुस्से से भर गई। उसे उसकी खाल उतारकर जिंदा खा जाने की इच्छा हुई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार का बदला लूंगा। मैं उन दोनों को दूर नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्थिति को समझें। आपका परिवार पहले ही मर चुका है, लेकिन आप अभी भी जीवित हैं। मैं चाहता हूं कि आप शांत रहने की पूरी कोशिश करें और उस महिला की जैकेट अपने चारों ओर रखें। धीरे धीरे मुख्य भवन की ओर बढ़े और मदद की प्रतीक्षा करें। आदर्श ने गंभीर स्वर में कहा। मैं उनकी लाशें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, युवक ने रोते हुए कहा। आदर्श ने अपना सिर हिलाया और कहा, मरने वाले तो मरे ही रहते हैं। यदि तुम उन्हें साथ ले जाओगे तो तुम स्वयं ही मारे जाओगे। जैसा मैंने कहा था वैसा करो। दिखावा करो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं एक हंटर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा की शपथ लेता हूँ कि आपके परिवार को चोट पहुंचाने वाले उन दुष्टों को इस दुनिया के अस्तित्व से समाप्त कर दूंगा। युवक ने अपने आंसू पोंछे और आदर्श की गहरी भूरी आंखों में देखा। आखिरकार उसने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद। मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। जब तक आप समझते हैं आपको बचाने के लिए खुद को जोखिम में डालना उचित था। आदर्श ने खून से लथपथ युवक के सिर पर हाथ फेरा। युवक ने खुद को सीधा किया और शातिर महिला का कोट पकड़ लिया। उनकी कद काठी उनसे मिलती जुलती थी। जैसे ही उसने कोट को अपने ऊपर लेपेटा, पर्याप्त करीब आए बिना उनके बीच अंतर बताना मुश्किल हो गया। कोट ने युवक के घावों को भी ढक दिया। उसने सीधे खड़े होने की पूरी कोशिश की और रोशनी की ओर चला गया। आदर्श ने उसे याद दिलाया कि जो कुछ हुआ उसके बारे में मुख्य भवन में किसी को ना बताए, क्योंकि जहर का इलाज खोजने से पहले शैतान नगरी को अलर्ट करना नासमझी थी। आदर्श ने महिला की बोतल उठाई और महिला सहित लाशों को हटा दिया। कोई निशान नहीं छोड़ा। आदर्श अनिश्चित था कि क्या महिला की मौत शैतान नगरी में उसके सीनियरों को अलर्ट करेंगी, लेकिन वह खुद को पेड़ में छिपने और यह देखने के लिए मनाने में सक्षम नहीं था कि क्या होने वाला है। लाशों से निपटने के बाद आदर्श उस दिशा में चला गया जिस दिशा में ग्रे पुजारी गया था। एक शिष्य केवल 5 लाख के लायक था। यह उसकी प्रिय फ्लेम्बेले के नाश्ता खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसका असली निशाना ग्रे पुजारी था। आदर्श उसका अनुसरण करने और स्थिति के अनुसार कार्य करने की योजना बना रहा था। क्या महिला ने लाशों की सफाई पूरी नहीं की? ग्रे पुजारी गुनोम ने पूछा। मैंने उसे मुख्य भवन की ओर जाते देखा। उसे तो लाशों के साथ ही खत्म कर देना चाहिए, दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया। उस आदमी के पास स्पष्ट रूप से हिरन के दांतों का एक जोड़ा था। कुरूपता की दृष्टि से वह बहुत उत्कृष्ट था। ओह ठीक है, वो गोल्डन बैटल हंटर्स पर नजर रख सकती है, जिसके बारे में बोलते हुए पादरी वर्ग अभी तक तैयार क्यों नहीं है? यदि हम और प्रतीक्षा करें तो उसे बचाया जा सकता है। उनमें से केवल कुछ 100 को मारना पर्याप्त संतुष्टिदायक नहीं है, ग्रे पुजारी गुनोम ने घोषणा की। यह जल्द ही किया जाना चाहिए। हमें बस रोने की प्रतीक्षा करने की जरूरत है। वैसे सीनियर, मैंने सुना कि डीकन ने एक नए प्रशिक्षकों की भर्ती की है। मुझे आश्चर्य है कौन इतना भाग्यशाली है जो उसका अनुग्रह करने का अर्जित हो सका। शिष्य ने ईर्ष्या से पूछा। वह सिर्फ नौसिखिया है। मुझे नहीं पता कि उसने उसे क्यों चुना, ग्रे पुजारी गुनोम ने उत्तर दिया।
मैं अभी अभी कर्स पुल के पास से गुजरा और उसके अंदर एक आधी अधूरी महिला को देखा। उसके बाल पहले ही उड़ चुके थे। क्या वह डीकन की नई दासी है? शिष्य ने पूछा। डीकन को एक नया डार्क बीस्ट मॉन्स्टर पाने में दिलचस्पी क्यों होगी? मुझे यकीन है कि यह नौसिखिए के लिए है। हालांकि उन्होंने अनुष्ठान पूरा नहीं किया है, इसलिए उन्होंने इसे पूल में छोड़ दिया है, ग्रे पुजारी ने कहा। मैं लंबे समय से यहाँ हूँ, फिर भी मेरे पास केवल एक डार्क बीस्ट मॉन्स्टर है, शिष्य ने कहा। क्या आप कह रहे हैं कि आपका भविष्य अंधकार में है क्योंकि आप मेरा अनुसरण कर रहे हैं? ग्रे पुजारी ने फटकारा। नहीं, बिल्कुल नहीं, शिष्य ने जल्दी से कहा। कर्स पुल पर कोई सुरक्षा नहीं है, आप आज रात इसकी रखवाली करेंगे, ग्रे पुजारी ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। जी सर। शिष्य का माथा ठंडे पसीने से लथपथ था। आदर्श ने उनकी बातचीत सुनी। उसने ग्रे पुजारी का अनुसरण नहीं किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना बहुत खतरनाक था। कर्स पुल, यह वह जगह होनी चाहिए जहां डार्क बीस्ट मॉन्स्टर को अपग्रेड किया जाता है, आदर्श ने अनुमान लगाया। अगर इसकी सुरक्षा नहीं की गई तो इसका मतलब है कि शैतान नगरी के लोग वहां नहीं जाएंगे। समय रहते मैं भी इस कुरूप शिष्य से छुटकारा पा सकता हूँ, आदर्श ने मन ही मन सोचा। आदर्श ने अपना मन बना लिया और चुपचाप उस डरे हुए शिष्य के पीछे चला गया। शिष्य एक सुदूर स्थान पर गया। जब शिष्य ने कोने में छिपे एक दरवाजे को धक्का देकर खोला तो आदर्श वापसी का रास्ता लगभग भूल ही गया। तुरंत एक गंदी गंध बाहर आई। शिष्य मन ही मन कोस रहा था। कर्स पुल की रखवाली करना सबसे गंदा और सबसे थका देने वाला काम था। जो लोग शैतान नगरी के रास्ते में आ गए, उन्हें किड़मिड़ित होने के लिए कर्स पुल में फेंक दिया गया। आदर्श ने जगह में प्रवेश करने से पहले आसपास की जांच करने में कुछ समय बिताया, यह सुनिश्चित करते हुए कि आसपास शैतान नगरी का कोई अन्य सदस्य या कोई सीसीटीवी नहीं था। वह हिरन के दांत वाले शिष्यों से 2 मीटर से भी कम पीछे खड़ा था। मंद रोशनी ने शिष्यों की शैडो को काफी बढ़ा दिया, जिससे आदर्श आसानी से उसके अंदर छिप सका। आदर्श ने बस शिष्यों का पीछा किया। मदद करो, मदद करो मुझे, काले तालाब से एक दर्द भरी आवाज आई। आदर्श को याद आया कि शिष्य ने बताया था कि एक महिला पूल के अंदर थी, फिर भी उसे पहचानना लगभग असंभव था। उसके बाल और त्वचा झड़ गए थे और शरीर एक महिला की तरह बुरी तरह झुलस गया था। उसकी आवाज पहले ही भारी हो चुकी थी। वह एक इंसान के बजाय एक त्वचाहीन दानव की तरह थी। उसकी उपस्थिति ने तुरंत आदर्श को समर्थ की याद दिला दी। यदि डार्क बीस्ट मॉन्स्टर का जन्म इसी तरह हुआ तो इसका मतलब था कि समर्थ को भी उसी तरह प्रताड़ित किया गया था। आदर्श का दिल तुरंत गुस्से से जल उठा। शैतान नगरी की क्रूरता को मात्र शब्दों से वर्णित नहीं किया जा सकता। राक्षस सालन ने वास्तव में क्या किया? एक सभ्य समाज में पले बड़े एक व्यक्ति को एक क्रूर, ठंडे खून वाले प्राणी में बदल दिया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: द बॉस इज हियर। यह तुम्हारी अपनी गलती है। हमारे रास्ते में आने के लिए तुम्हें यही मिलता है। हिरन के दांत वाले शिष्य ने कुर्सी खींची और कर्स पुल से दूर बैठ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो, भर्राई आवाज ने कहा। बस वहीं रहो। जितना अधिक समय तुम पानी में बिताओगी, यह तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। कम से कम तुम्हारे लिए अपने नए स्वरूप के अनुकूल ढलना आसान हो जाएगा। अन्यथा तुम्हें हर रात अपनी त्वचा का एक एक इंच काटने की इच्छा होगी। हिरन के दांत वाले शिष्य को ऐसा लग रहा था जैसे उसे खेद है, फिर भी उसे कोई बचाने का इरादा नहीं था। नहीं, मैं वो चीजें नहीं बनना चाहती। मुझे मार डालो, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, बस मुझे मार डालो, लड़की ने कहा। यह बेकार है। भले ही आप अब मर जाए, फिर भी आपकी आत्मा इस कर्स कुंड से बंधी रहेगी, शिष्य ने उत्तर दिया। शैतान नगरी द्वारा दी गई सजा पूरी दुनिया में सबसे क्रूर और भयानक थी। हिरन के दांत वाला शिष्य भी एक साधारण व्यक्ति हुआ करता था। उसने गलती से ग्रे पादरी
गुनोम को नाराज कर दिया और उसके पास शैतान नगरी में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार जब वह शिष्य बन गया तो वह बेसिक रूप से पीछे मुड़कर नहीं देख सका। शैतान नगरी का विरोध करने वालों का कभी अच्छा अंत नहीं हुआ। क्या उसे बचाने का कोई रास्ता है? एक नई आवाज बोली। हिरन के दांत वाला शिष्य उल्लेखनीय रूप से धीमी प्रतिक्रिया वाला था। उसने पीछे मुड़कर शैडो में उस आकृति को देखा और मान लिया कि यह कोई अन्य शिष्य है जिसे कर सदालाप की रक्षा के लिए यहाँ भेजा गया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है जब तक अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता तब तक वह एक सामान्य व्यक्ति ही है। ओ, तुम भी बहुत बदकिस्मत हो कि तुम्हें यहाँ भेजा गया। ओ, मैं भुगतान लेने आया हूँ। वह आकृति हिरन के दांत वाले शिष्य के पास गई और उसके कंधे को धीरे से थपथपाया। हिरन के दांत वाले शिष्य को अचानक कुछ एहसास हुआ। वह अपनी चाल चलने ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि उस आदमी के हाथ से उसके शरीर में एक तेज लाइटनिंग का करंट फैल रहा है। आप? शिष्य का चेहरा अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही बिजली के झटके से विकृत हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर लाखों चींटियां काट रही हो। यह स्तब्ध करने वाला लेकिन दर्दनाक था और वह गतिहीन भी था। आदर्श की हथेली पर बिजली की चमक लगातार टिमटिमाती रही, संख्या बढ़ती गई। हवा में जली हुई गंध फैली हुई थी। हिरन के दांत वाले शिष्य का शरीर झुलसकर काला पड़ गया। वह जले हुए मांस के लोथड़े की भांति भूमि पर गिर पड़ा। हिरन के दांत वाला शिष्य स्पष्ट रूप से जादूगर नहीं था। वह आमतौर पर डार्क बीस्ट मॉन्स्टर को अपने बुरे काम करने का आदेश देता था। जैसे ही बिजली की चमक एक निश्चित तीव्रता तक पहुंची, उसका शरीर उस झटके को झेलने में सक्षम नहीं रह गया और अंततः उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। आदर्श भाव शून्य रहा। उसने वह बोतल निकाली जो उसने महिला से ली थी और धीरे धीरे शिष्यों की लाश का तरल डाल दिया। कुछ देर बाद ही शव पूरी तरह से सड़ने लगा। 1 मिनट से भी कम समय में हड्डियां और क्या आप वंशिका है? आदर्श ने पूछा। हाँ हाँ, क्या तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ हो? पूल में मौजूद व्यक्ति ने कहा। मैं तुम्हें अभी नहीं बचा सकता, आदर्श ने उससे कहा। आदर्श इस समय शैतान नगरी के घोंसले में था। उसके लिए अकेले घूमना आसान था। यदि वो वंशिका को अपने साथ ले जाता, जिसका शरीर गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, वो आसानी से खुद को बेनकाब कर लेता। आमतौर पर आदर्श जबरदस्ती बाहर निकल जाता था, लेकिन जहन ने उसे जल्दबाजी में काम करने से रोक दिया था। तो प्लीज मुझे मार डालो, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ, वंशिका ने कहा। मैंने कसम खाई है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? आदर्श ने पूछा। मुझे लगता है मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, वंशिका ने कहा। उसने नजर उठाई और एक आदमी को देखा जिसका चेहरा अंधेरे से ढका हुआ था। वह परिचित लग रहा था, फिर भी वह उसे पहचान नहीं सके। आदर्श ने धीरे से अपना हाथ हटा दिया। वह वंशिका के चारों ओर एक जगह बनाने के लिए स्पेस पिल का प्रयोग कर रहा था, ताकि कर्स वाटर को उसके शरीर को छूने से रोका जा सके। कर्स वाटर को उसके लड़की को धीरे धीरे संक्षारित करना था। जब तक वह पानी में भीगती नहीं रहेगी तब तक उसे अधिक कष्ट नहीं होगा। आदर्श ने अपने साथ लाया पानी का पैक खोला और पानी को हवा में छिड़क दिया। उसने अपनी नजर सीधी कर ली। जो पानी की बूंदों के रूप में जमीन पर गिरने ही वाला था, उसने तुरंत हवा में एक धारा रेखा बना ली जो सीधे वंशिका के मुंह की ओर बढ़ने लगी। थोड़ा पानी पी लो, वहीं बैठे रहो, आदर्श ने कहा। वंशिका गंभीर रूप से निर्लज्जित थी। जैसे ही पानी उसके मुंह के पास आया, उसने लालच से पानी पी लिया। वह चाहती थी कि पानी की धारा एक विशाल लहर की तरह उस पर फूट पड़े और उस निर्जलीकरण से राहत मिले। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? आदर्श ने पूछा। हाँ, मैं बहुत बेहतर हूँ, थैंक यू। वंशिका ने अपना सिर उठाया। वह उस आदमी का चेहरा देखने की बहुत कोशिश कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसने अपने पूरे जीवन की सबसे बुरी यातना का अनुभव किया था। हालांकि उसे केवल थोड़ी सी मदद मिली थी, लेकिन इससे उसे आशा की झलक मिली। वह अब अंधेरे से घिरे नहीं थी, एक लड़की के रूप में। जब आप मुसीबत में हो तो आपको वास्तव में पहले मदद मांगनी चाहिए।
आपको बस समझौता नहीं करना चाहिए और इसे सहन नहीं करना चाहिए, यह उम्मीद करते हुए कि आज्ञाकारी होने से लड़का आपके साथ दया का व्यवहार करेगा। आपको पता होना चाहिए कि हर दुष्ट व्यक्ति और भी बदतर हो जाएगा। आदर्श ने वंशिका की ओर देखा और असहाय स्वर में बोला। आदर्श बता सकता था कि वंशिका एक चतुर महिला थी, फिर भी उसने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। अगर उसने रूहान की दुष्टता को उजागर किया होता, अगर उसने गरिमा को कुछ भी बताया होता, तो इसका अंत इस तरह नहीं होता। यह शब्द सुनते ही वंशिका की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसके शुरू में आकर्षक चेहरे पर बहने वाले कर्ज के पानी के प्रभाव के कारण उसके आंसू काले हो गए थे। क्या क्या तुम मुझे पीछे छोड़ने जा रहे हो? वंशिका को पता था कि पूरी जगह रूहान जैसे बुरे लोगों से भरी हुई थी। उसे डर था कि अगर वह व्यक्ति चला गया तो वह उसके बारे में भूल जाएगा। वह सचमुच बहुत डरी हुई थी। उसने यह याद रखने की पूरी कोशिश की कि व्यक्ति कौन था, फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आदर्श ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। सबसे बड़ा खतरा अभी सामने आना बाकी था। यहाँ तक कि आदर्श की जान को भी खतरा था। वह संभवतः किसी से यह वादा कैसे कर सकता है कि वह उन्हें बचा सकता है? आदर्श ने सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप यहाँ जिस स्थिति से गुजर रही है, बाहर की स्थिति उससे बेहतर नहीं है। क्या हो रहा है? वंशिका ने पूछा। आदर्श ने जहर के बारे में संक्षेप में बताया। वंशिका को कुछ पता लग रहा था। उसने आदर्श से कहा, वहां एक महिला थी, वह यहाँ की बॉस लगती है। वंशिका की बातें सुनकर आदर्श की आंखें चमक उठी। वह किसकी जैसी लगती है? क्या आप उसका नाम जानते हैं? आदर्श ने पूछा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे इस चैनल के साथ। और हैप्पी रिपब्लिक डे एंड थैंक यू।